Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Alam College of Health Sciences, Multan. I'm Maya Naseem, and today our topic of discussion is anatomy of respiratory system. हम सरफेस एनाटमी के पहले 2 चैप्टर जो हैं वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनाटमी ऑफ स्केलेटन सिस्टम। इन 2 पार्ट्स को हम कवर कर चुके हैं। आज हमने 3rd पार्ट स्टार्ट करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं ताकि अपना जो है परफॉर्मेंस, अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको ठीक से परफॉर्म कर सकें। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जिसे हम उर्दू में निज़ाम तनफ्फुस भी कहते हैं। तनफ्फुस को अगर हम इंग्लिश में देखें, सिंपल इंग्लिश में ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल जो होता है, ठीक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस, तो ये उसकी होती है एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर क्वेश्चन आता है माइंड में कि इसका मतलब है हम इसको कह सकते हैं एनाटमी ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम। नो, हम इसको सिर्फ एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे, ब्रीदिंग सिस्टम क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारा जनरल ये बच्चों का मिसकंसेप्ट बना होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बस अमले तनफ्फुस है, सांस अंदर ले जाना और बाहर निकालना। हालांकि ऐसे नहीं होता। जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सांस अंदर ले जाना और बाहर निकालना, ये उसका एक स्टेप होता है। ब्रीदिंग इज अ स्टेप और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट द कंप्लीट रेस्पिरेशन। मुकम्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर हम कहें आम जबान में या उर्दू में अगर इसे हम ट्रांसलेट कर लें, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है टू रिलीज द एनर्जी। जो हमारी खुराक होती है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो वो क्या करते हैं, खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब हजम करते हैं। लेकिन अब खुराक हजम हो चुकी है, ठीक है, अब हमें और खून में जज्ब भी हो गई, लेकिन हमें खुराक से बेसिकली चाहिए क्या होती है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमारे सेल्स को खुराक की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमने उधर से एनर्जी लेनी होती है, ठीक है, जिसम में एब्जॉर्ब हो गई यानी कि जज्ब होगी खुराक। अब उधर से एनर्जी कैसे मिलेगी? ठीक है, तो उसकी जो ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुराक की, ठीक है, यानी कि तोड़ते हैं ताकि असल जो चीज है हमें एनर्जी चाहिए वो मिले। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल उर्दू में हम कह सकते हैं कि खुराक की तौर पर जो हम करते हैं ताकि उसे एनर्जी मिल सके, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन का सांस लेने से क्या जो है वो ताल्लुक है कि मैं आपको आगे एक दफा पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या, इसके पार्ट्स पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को फिर ये आसानी से समझ आ जाए, और ये भी इस सवाल का जवाब भी आपको वीडियो क्लास में, लेक्चर क्लास में मिल जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम ब्रीदिंग सिस्टम क्यों नहीं कहते हैं, जस्ट इट कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सिंपल अगर देखें तो रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या प्रोसेस होता है? ब्रीदिंग जो सांस लेने का अमल होता है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? सांस को अंदर और बाहर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। अंदर ले जाने को कहते हैं इनहेलेशन। इन का मतलब बस अंदर, हिलेशन ले जाना, ठीक है। आउटसाइड जो हम लेकर आते हैं उसको एक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गैसेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब गैसेस की मूवमेंट हो रही होती है इनसाइड अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, इनकी इनहिलेशन एंड एक्सिलेशन हो रहा होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल। हवा में बहुत सी गैसेस मौजूद होती हैं, लेकिन जो हमें चाहिए होती है जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना होता है। मैंने जो रेस्पिरेशन की हम लोगों ने भी डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें जो फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। इस वजह से जो हवा से हमें सबसे ज्यादा चाहिए गैस, वो हमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने अंदर लेके जाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको हमने बाहर निकालना है, जो कि ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो रहा होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना, गैसेस का अंदर ले जाना और बाहर जिस्म से निकालना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी से हम कहते हैं। इनहेलेशन अंदर ले जाना, एक्सहेलेशन बाहर निकालना। ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जा रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब
देख लेते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स। सांस लेने के अमल में कहाँ से हम सांस लेना स्टार्ट करते हैं? बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा है नाक से और मुंह से, ठीक है। ओरल कैविटी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होती है, बट जो बेसिक पार्ट होता है वो हमारा नोज या नेजल कैविटी होती है। सांस हम किसके जरिए ले रहे होते हैं? नाक से बेसिकली आ रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन जो है वो हमारा माउथ पीस में परफॉर्म कर रहा होता है। नोज, फेरिंग्स जो है हमारा गला, ठीक है, जिसमें ट्रेकिया पाया जाता था। इसके बाद लेरिक्स। लेरिक्स नेक्स्ट पार्ट होता है, फेरिंग्स से बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, हमारे वॉइस प्रोडक्शन कर रहा होता है ये, ठीक है। इनके जो हम बोलते हैं स्पीच जो प्रोडक्शन है वो हमारी कहाँ से हो रही है? लेरिंग से। ट्रेकिया, वाइंड पाइप जिसे हम हवा की नाली कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे डिवाइड होकर ब्रोंकाइओस बनाते हैं, और लास्ट में हमारे पास होते हैं लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है? हमारे पास वो लंग्स होते हैं। लंग्स, फेफड़े जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का होते हैं। ये हमारे पार्ट्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद होते हैं। कौन कौन से? नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। इनको देख लेते हैं कि कैसे मौजूद होते हैं जिस्म में, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट है ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल नाक से शुरू होता है और यहाँ तक आ रहा होता है, ठीक है। नेजल बोन्स जो पढ़ाई थी आपको, ठीक है, उसमें नेजल कैविटी कहलाता है। ओरल कैविटी जो मुंह का हिस्सा होता है, ठीक है। ये नेजल कैविटी यानी कि नाक से अगर अंदर की तरफ जाते रहे तो पहला सबसे पार्ट जो होता है वो हमारे पास आता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स हलक या गला जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या होता है? 2 पाइप्स मैंने बताया था गुजरी होती हैं फेरिंग से। कौन कौन सी? एक इसोफिगस और दूसरी ट्रेकिया गुजरती है, ठीक है। इसोफिगस खुराक की नाली होती है और ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं हवा की नाली, एयर पाइप या जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। जो फेरिंग्स होता है इसके अंदर एपिग्लोटिस मौजूद होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब खुराक आती है तो ये हवा की नाली को कवर कर देता है, ठीक है। अदरवाइज जो है हवा की नाली का जो है ढक्कन वो खुला रहता है, ये हवा की नाली को कवर नहीं करता है, इस वजह से हवा का जो है एक्सचेंज होता रहता है, इजीली आती रहती है। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स जो होता है हलक के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। फेरिंग्स होता है हमारा गला या हलक होता है, इससे बिल्कुल जो नीचे होता है लेरिंग्स, जो हमारी वोकल कॉर्ड्स को बनाता है। वोकल का मतलब होता है वॉइस से निकले आवाज को पैदा करता है, ठीक है। आवाज पैदा करने वाला सिंपल अगर से कहें तो हम बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। वॉइस ऑपरेटर्स यानी कि जहां से हमारी आवाज पैदा होती है, लेरिंग्स से हमारी आवाज पैदा होती है। इसके बिल्कुल नीचे जो होता है एक रिंग लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रेकिया, ठीक है। उसमें क्या होता है? रिंग की तरह के जो होते हैं, रिंग लाइक, नॉट रिंग्स, ठीक है। रिंग की स्ट्रक्चर कैसी होती है? रिंग किस शेप की होती है? गोल, ठीक है, सर्कुलर होती है। इसकी जो होती है ना ट्रेकिया पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सी शेप भी हम कह सकते हैं, मुकम्मल कवर नहीं होते, उसने इसे कवर किया होता है। कार्टिलेज के ये बने हुए होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज से बने हुए होते हैं ये सारे के सारे। पूरी ट्रेकिया को इन्होंने कवर किया होता है। इनका बेसिक मकसद क्या होता है कि ट्रेकिया जो है, जो हमारी विंड पाइप है, हवा की नाली, ये कोलैप्स ना हो जाए, यानी कि सुकड़ ना जाए, इसलिए कार्टिलेज क्या होती है? नरम होती है, फोल्डिंग का काम भी कर सकती है, ठीक है। उसको सुकड़ने से बचाने के लिए हवा की नाली को, ताकि सांस लेने का अमल रुके ना, इसलिए ये जो होती है मौजूद होती है हमारी ट्रेकिया में और सपोर्ट करती है ट्रेकिया को ये बेसिकली, ठीक है, जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद जो हमारा आता है ट्रेकिया जो है नीचे जाके आगे फर्दर, ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकाई में जो है वो तकसीम हो जाती है। ट्रेकिया के 2 ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होते हैं? आगे फर्दर, ठीक है, ब्रोंकाइओल्स में तकसीम हो जाते हैं। ब्रोंकाइओल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे जो होती हैं स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके आगे एयर सैक यानी कि हवा की थैलियां जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं वो मौजूद होती हैं। देखिए ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये वाला स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि ब्रोंकाई है, ठीक है। ब्रोंकाई से आगे ये जो छोटे छोटे लाइन्स टाइप स्ट्रक्चर हैं, लाइन की तरह के हैं, ठीक है, ये जो होंगे ब्रोंकाइओल्स हो जाएंगे। और ये जो गोल गोल सर्कुलर नजर आ रहे हैं ये एयर सैक या जिन्हें हवा की थैलियां हम कहते हैं, यानी कि एल्वियोलाई, वो मौजूद होते हैं। एल्वियोलाई में क्या मौजूद होती हैं? ब्लड वेसल्स, खून की नालियां मौजूद होती हैं। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
पहले इसका ये पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है इसके बाद हमारा जो लंग्स, अब आप सोच रहे होंगे कि लंग्स कहाँ मौजूद है इसमें, तो लंग्स बेसिकली जो हमारा ये ब्रोंकायोल्स, जहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है आगे आगे, ठीक है, ब्रोंकायोल्स और एल्वुलाई, ठीक है, ये सारे मिलके हमारा लंग्स बना रहे हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी यूनिट है। लंग्स के बिल्कुल नीचे ये हमारे पास जो होता है, अगर लंग्स के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, इसके नीचे जो होता है ये डोम शेप्ड का जो होता है पार्ट, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम क्या होता है, बेसिकली जो हमारे सीने का एरिया होता है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से पार्ट आते हैं, जो हमारे, मैंने आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम के जो वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाया था उसमें बताया था कि थोरेसिक कैविटी में हमारा चेस्ट रीजन आता है, स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन है या ब्रेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं ये आती है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, ये वाला सारा पार्ट, और रिब्स वगैरह ये आते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली डायफ्राम का ये मकसद होता है कि ये हमारे जो थोरेसिक कैविटी है इसको एब्डोमिनल कैविटी से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीने वाला हिस्सा है उसको नीचे वाला जो हमारा स्टमक है उन वाले हिस्सों से अलग करते हैं, ठीक है। ये वाला भी बेसिकली मसल की तरह का ही होता है, और इसका बेसिक मकसद भी क्या होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो फेफड़ों को, ये जिसके ऊपर बिल्कुल लंग्स मौजूद होते हैं, उनको स्पेस करता है, तो जब स्पेस मिलती है तो फेफड़े जो है सुकड़ते फैलते हैं, जिसकी वजह से हवा जो है अंदर आती है और बाहर जा रही होती है, ठीक है। ये हम फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे आती है हवा और मतलब कैसे कैसे ये फैलता और कैसे सुकड़ते हैं। बाकी ये जो साइड पे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये रिब्स होती हैं, पसलियां, ठीक है, थोड़ी सी साथ में निकली हुई होती हैं, इनके दरमियान में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो इसको वर्टिब्रल कॉलम से पीछे की तरफ जोड़ रहे होते हैं ताकि इनको सहारा मिल सके। और इन पसलियों का, रिब्स का बेसिक मकसद क्या होता है, ये हमारे जो लंग्स होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इनको जो है वो कवर करके रखा हुआ होता है, ठीक है। और एक चीज और है इम्पोर्टेंट, जो ये लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें जो होता है ना, जो लेफ्ट किडनी होता है, लेफ्ट जो लंग होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इस तरह से कर्व सा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ हार्ट पड़ा होता है, हमारा दिल पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा साइड पे होता है, जबकि राइट जो होता है हमारा वो बिल्कुल ठीक होता है। इसके अलावा इसमें लोब्स भी पाए जा रहे होते हैं, उसको मैं फिर आपको दिखाती हूँ एक और फिगर, उसमें से आपको समझ आ जाएगा कि लोब्स कहाँ मौजूद होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये डायग्राम अगर देखें, ठीक है, ये जैसे हमारे जो है लंग्स वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, इसमें ये देखें, इसमें जो है हमारे पास जो लेफ्ट जो लंग होता है, ठीक है, जो इसमें हमारे पास 2 लोब्स होते हैं। जस्ट आपको एक लाइन यहाँ पे नजर आ रही होगी, लोब्स ये इस तरह से लाइन जो होती है 2 हिस्सों में से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लोब 2 होते हैं इस वाले में, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, ठीक है, बायां लंग फेफड़ा, ठीक है। जो दायां होता है उसमें कितने होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, 3 हिस्से बन रहे होते हैं, ठीक है, 2 लाइन्स होती हैं, 1 2 3 लाइन्स डिवाइड होके कितने लोब्स बना रही हैं, 3। एक पार्ट को लोब कहते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट लंग है, बायां जो है हमारा फेफड़ा, उसमें 2 जो होते हैं वो लोब्स होते हैं, और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें राइट वाला पार्ट हमारा राइट लंग होता है, उसमें 3 लोब्स होते हैं। डायफ्राम किया गया। अगर हम देखें कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो कैसे रहा होता है, ठीक है, यानी कि कैसे कैसे जो होती है सारी हवा अंदर आ रही होती है और ऑक्सीजन बाहर जा रही होती है और खून में जो है वो ऑक्सीजन जा रही होती है। बेसिकली होता है ऐसे, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, नाक के जरिए और मुंह के जरिए हवा जो है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से होती हुई गुजरती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स जो है इसमें मौजूद होता है एपिग्लोटिस, जो वो तो जो होता है माइनर होता है, ठीक है। फेरिंक्स और एपिग्लोटिस सिर्फ जो खुराक की नाली होती है उस टाइम कवर करता है, जब उसके ऊपर मौजूद रहता है, ठीक है। हवा की नाली को सिर्फ उस वक्त कवर करता है जब हम खुराक ले रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हवा, जब हम हवा दाखिल करते हैं अपने अंदर, यानी कि सांस को अंदर लेकर जाते हैं, तो नाक और मुंह से होती हुई हवा जो है वो हमारे फेरिंक्स में यानी कि गले में से गुजरती है, ठीक है। यहाँ से लेरिक्स में से जाती है। नेक्स्ट पार्ट जो लेरिक्स होता है, जो कि हमारा वोकल कॉर्ड होता है, जहाँ से हमारी आवाज पैदा होती है, यहाँ से गुजर के ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया जो होती है ये वाले रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स कार्टिलेज से बनी हुई होती है, ठीक है, जिसे हवा की नाली कहते हैं। यहाँ पे आके ये हो जाती है
तो इसके आगे इसोफिगस पड़ी होती है, वैसे पीछे जो होती है वो ट्रेकिया मौजूद होती है। ठीक है, ये कार्टिलेज से बनी होती है और ये इसे कोलैप्स होने से बचाती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये आगे कन्वर्ट होके ब्रोंकिया, जो ट्रेकिया है वो आगे ब्रोंकियोस में ब्रोंकिया में आ जाती है। ब्रोंकिया जो होते हैं वो आगे ये छोटी छोटी साख्तें बनाते हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोस कहते हैं। ब्रोंकियोस के आगे ये जो इस तरह के पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था, जो गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं सपोज, ठीक है, इस तरह के जो इनके बिल्कुल एंड्स हैं, सिरे हैं, ठीक है, ये एल्विलाई कहलाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एयर सैक या हवा की थैलियां। ठीक है, ये क्या करती हैं, खून में जाके, ये इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, खून की नालियां होती हैं। ठीक है, एल्विलाई में एल्विलाई क्या करती हैं, जैसे हम यहाँ से लेते हैं नाक के जरिए सांस, तो हवा जो है फेरिंग्स और लेरिंग्स से होती हुई ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया से गुजर के ब्रोंकियाई में आती है, ब्रोंकियाई जो है वो डिवाइड होके हमारे पास ब्रोंकियोल्स में बनाते हैं। ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, पूरे लंग्स में फैले हुए होते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में सेपरेट सेपरेट, दाएं और बाएं फेफड़े में भी फैले हुए होते हैं। ये आगे एल्वियोलाई तक हवा को पहुंचा रहे होते हैं। एल्वियोलाई जो होती है, यहाँ जाके हवा जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, एल्वियोलाई में खून की जो होती है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, डायरेक्ट एल्वियोलाई का कनेक्शन ब्लड के साथ होता है। यहाँ पे क्या करती है एल्वियोलाई, ऑक्सीजन जो हम अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को खून में मिला देती है। ठीक है, अब ये फेफड़ों के पास, फेफड़ों ने ऑक्सीजन दे दी है खून को। ठीक है, खून को कौन पंप करता है, हमारा हार्ट पंप करता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन खून में आ जाती है तो उसके बाद दिल से होती हुई जिस्म के बाकी हिस्सों में चली जाती है। ठीक है, इस तरह से ये वर्किंग हो रही होती है। अब इसकी डिवीजन देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कौन कौन से हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर वाला, ठीक है, नीचे वाला, यानी कि नीचे वाला जो होता है हिस्सा। अब अपर वाला क्या होता है, ठीक है, पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम देख लेते हैं। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। जो ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो मुश्तमिल होता है नाक पे, फेरिंग्स गला, और एसोसिएटेड इनके साथ जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, एपिग्लोटस टाइप हो गया, ये सारे इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे। इनके ऊपर वाला जो रेस्पिरेशन का हिस्सा है, नोज एंड नेजल कैविटी हो गई, ओरल कैविटी, ये सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर हम देखते हैं तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रेकिया, विंड पाइप या एयर पाइप जिसे कहते हैं, ब्रोंकियाई, ब्रोंकाइल्स एंड लंग्स जो बनाते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, इन पे कंसिस्ट करते हैं। हम क्यों डिवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को अपर एंड लोअर में, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है हमारा सांस लेने का, हवा क्योंकि अंदर जा रही होती है, बहुत ज्यादा बीमारियां इससे हो सकती हैं। इस वजह से अपनी आसानी के लिए, ताकि डिजीजेस को डायग्नोस करना आसान हो, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर एंड लोअर में। ठीक है, इसलिए इनकी डिजीजेस भी जो होती हैं ऐसे कहते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो कि इन पार्ट से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये डायग्राम आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट आते हैं, यानी कि हमारे पास नोज आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे पास जैसे ओरल कैविटी है, एपिग्लोटिस टाइप है। ठीक है, लेरिक्स जो है वो लेरिक्स जो होता है इसका कुछ पार्ट जो होता है वो अपर में आता है और कुछ जो है वो लोअर पार्ट में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। आगे अगर हम लोअर में स्पेसिफिक देखें तो हमारे पास ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स एंड एल्वियोलाई, ये आते हैं पार्ट्स। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी यूनिट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स होता है, डायाफ्राम जो होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, और ये सेपरेशन करता है थोरेसिक कैविटी की एंड एब्डोमिनल कैविटी की। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, फंक्शनली अगर हम देखें काम करने के लिहाज से, तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम कंडक्शन जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंडक्ट का मतलब होता है भेजना, कंडक्शन जोन यानी कि जो भेजता है। बेसिकली जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अगर हम देखें नाक से लेके ब्रोंकाइल्स तक सिर्फ ऑक्सीजन को लेके जाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन और बाहर ले जाया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, लेकिन इसमें कोई रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा,
ब्लड में एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो इसको कंडक्शन जोन कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो लेके जाता है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली फिल्टर करना होता है, गर्म करना होता है हवा को, और नरम गीला करता है हवा को, ताकि इजीली जो है फ्रिक्शन ना हो सके, रगड़ ना खाए, और लंग्स तक इजीली, फेफड़ों तक हवा पहुंच जाए, ठीक है, ऑक्सीजन ताकि हमारे इजीली पहुंच जाए। रेस्पिरेटरी जोन यानी कि जहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो जस्ट एल्वियोलाई में होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से खून जो है उधर आता है और वहां से ले लेता है सारी की सारी ऑक्सीजन को। फिर आगे इम्पोर्टेंट चीज एक और जो है रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, ठीक है, कैसे म्यूकस और ये कैसे क्या चीज होती है इसके अंदर जो कि ये पैदा करती है, या हवा जो गुजर रही होती है उसको गर्म करती है और जो है नमदार बनाती है, क्योंकि अगर ड्राई एयर होगी तो वो तो जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको फ्रिक्शन उसमें काज करेगी। इसलिए जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होता है बेसिकली ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है जो कि म्यूकस बनाती है। म्यूकस क्या होते हैं, ठीक है, म्यूकस जिसे आम जबान में फॉर एग्जाम्पल हम बलगम भी कह सकते हैं। क्यों ये बनती है हमारे उसमें, जैसे हम हवा को अंदर लेके जा रहे होते हैं तो हमारे नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनका बेसिकली काम क्या होता है, जो हमारी बाहर से आने वाली हवा होती है उसमें जो डस्ट और पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीम वगैरह पैदा होते हैं, ठीक है, उसको साफ सुथरा करना, पोल्यूशन से पाक करना। जैसे ही नाक से हवा गुजरती है तो जो डस्ट है वो तो यहाँ पे नाक में हमारे नोज में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, जमा हो जाती है डस्ट, जो आगे है साफ हवा भेजी जाती है, लेकिन कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जरासीम वगैरह होते हैं, वो आगे जब चले जाते हैं, या कुछ और बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए कुछ, वो तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो अंदर चले जाते हैं ना, तो आगे हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है जहां से, ठीक है, इसमें सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें, ठीक है, सीलिया, वो क्या करते हैं, म्यूकस पैदा करते हैं, जो यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो ऊपर से बच जाते हैं फिल्टर होने से, अंदर दाखिल हो जाते हैं, उनको रोक लेते हैं, उनको रोक के क्या बनाते हैं, म्यूकस बना देते हैं। म्यूकस क्या करती है, फिर बॉडी से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। इस तरीके से बस बेसिक पर्पस ये होता है कि लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक जो हवा जाए वो बिल्कुल साफ सुथरी हो और किसी किस्म के उसमें कोई पार्टिकल्स ना हो और जरासीम भी ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत डेलिकेट सिस्टम होता है ये, हमारा एल्वियोलाई जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब लास्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रीदिंग सिस्टम क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको क्यों रेस्पिरेशन का सिस्टम कहना है। आज इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्यों। रेस्पिरेशन क्या होती है, बेसिकली ब्रेक डाउन हो रही होती है एनर्जी की, ठीक है, खुराक की ब्रेक डाउन हो रही होती है एनर्जी हासिल करने के लिए। 3 बेसिकली स्टेजेस होती हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेज वो होती है, देखो रेस्पिरेशन में सिंपल क्या हो रहा होता है, हमने खुराक को तोड़ना होता है एनर्जी हासिल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हवा से, तो पहला काम क्या करना है, हमने अंदर लेके जाना है गैसेस को, हवा को, ठीक है, तो वो प्रोसेस जो होता है अंदर ले जाने वाला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉम इनहेल टू एल्वियोलाई, ठीक है, यानी कि नाक से लेके एल्वियोलाई तक का सफर जो होता है हवा का, ठीक है, या ऑक्सीजन के जाने का, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहला रहा होता है। ये इसकी स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हवा अंदर चली गई है हमारी, ठीक है, नाक से ट्रेवल करती हुई एल्वियोलाई तक चली गई है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन का होता है। इसमें क्या होती है, इसमें अब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ने टिश्यूज में जाना होता है। एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियां, ठीक है, वो क्या करती हैं, टिश्यूज में जाके ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो हवा से कहाँ आ गई है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उससे गुजरती हुई आ गई है हमारे टिश्यूज के पास, ठीक है। टिश्यूज ने एनर्जी को यूज करना है, ठीक है। टिश्यूज क्या करेंगे, फिर इसमें सेल्स के लेवल पे ब्रेक डाउन करेंगे, एरोबिक कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। सिंपल जो टीश्यूज के पास आती है तो इस सेल्स को देते हैं, और सेल्स क्या करते हैं, जो है ग़िज़ा है, हमारी फूड है, उसको तोड़ते हैं ताकि एनर्जी मिल सके। एटीपी नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज होती है, जो कि डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसकी मौजूदगी में यूज हो रही होती है, ठीक है। सांस लेने का जैसे अमल होता है इसमें भी। ये हमारे बेसिकली था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आप लोगों ने जिसमें याद करने वाले पॉइंट्स हैं आप लोगों के,
पॉइंट टू बी रिमेम्बर, ठीक है। कौन कौन से आपने कि आपको पता हो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसकी डिवीजन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अपर में हमारे पास कौन से पार्ट आते हैं, नोज आता है हमारा, फेरिंक्स आ जाता है और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आते हैं। और जो लोअर पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास आता है, कौन कौन से आते हैं, लेरिंग्स आ जाता है उसमें, ठीक है। ट्रेकिया, ब्रोंकियाई आ जाते हैं, ब्रोंकायोल्स आ जाते हैं, और जो है हमारे एल्वियोलाई, ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमने पढ़ना था नेक्स्ट जो है हमारा, इसकी देखी थी हमने कि कैसे कैसे जो है वो हवा मूव ऑन करती है, कैसे जा रही होती है, और ऑक्सीजन इस तरह आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेम इसी रास्ते से वापस जाती है। इनके खून से ऑक्सीजन जो है वो खून से जो है ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ले लेती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से बैक फ्लो होता है ब्रोंकायोल्स में, ब्रोंकियोल से जो होती है ब्रोंकाई में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से होती है फिर नाक के जरिए बाहर निकाल दी जाती है। सेम यही जैसे ऑक्सीजन आ रही होती है उससे ऑपोजिट वे से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। बस यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।